नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स के अंतर्गत हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व के चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए, इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिए। आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 के अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। फ्रेंड्स, आप यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से कंप्लीट जो आपके एग्जाम के लिए जनरल साइंस जहां भी अगर पूछा जाता है, आपका किसी भी चीज़ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको जनरल साइंस आता ही है, चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करें या किसी कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी करें, आपको जनरल साइंस पूछा ही जाता है। तो आपके लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी एक साथ आपको एक जगह मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आगे चलिए, हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ के अंतर्गत। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ ये कहता है कि यदि ताप स्थिर रहने पर, यानी टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहे, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको हम समझते हैं मैथमेटिकल साइन में, यानी भी जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यही चीज आप अगर देखेंगे, अगर हम आपको कहें कि इसको इस तरीके से समझें, तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। भी अपॉन आई हो गया, यानी भी अपॉन आई हो गया। आप यहां देखिए भी अपॉन आई हो गया, ठीक है। क्यों ये नीचे आ गया और आर लगा दिए हम लोग, कांस्टेंट एक लगा दिए, भी अपॉन आई आर लगा दिए। आप कहेंगे सर आर क्यों लगाए, आर क्या है? ये जो आर है एक प्रकार का नियतांक है। क्या है? कांस्टेंट है। इसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर को प्रतिरोध बोलते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है तार का प्रतिरोध है ये, ठीक है। अब प्रतिरोध के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा, V इजिकल टू आई आर। अब देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस होता है विरोध करने वाला। हिंदी में ही लिखा हुआ प्रतिरोध, यानी विरोध करना है। जब कोई चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित आवेश यानी विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, यानी कोई किसी चालक से विद्युत धारा सप्लाई किया और कोई व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसे हम इस तरीके से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ओम्स का नियम कहता है, आपने इससे पहले क्या देखा कि V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर यानी R इजिकल टू V बाई आर, आपने ये देखा है। अब देखिए, अब जब इस तरीके से आप देखेंगे तो एक अगर मान लिया जाए वोल्ट भी 1 वोल्ट दिया, इलेक्ट्रिक करंट भी 1 दिया, तो कितना इसका रेसिस्टेंस होगा? 1 होगा। इसीलिए 1 ओम इसको कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा कि इसका डेप्थ आखिर कैसा प्रश्न बनता है इसको, ठीक है। यहां देखिए, यहां लिखा है कि यदि मान लिया जाए ओम के नियम के अनुसार I इजिकल टू V बाई आर, तो अर्थात प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आप जानते ही हैं। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब क्या हुआ? उल्टा हुआ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और यदि प्रतिरोध रेसिस्टेंस दोगुना कर दिया जाए तो धारा क्या होता है? आधी रह जाती है। आपने ये भी देख लिया, प्रतिरोध को रेसिस्टेंस को दोगुना कर दीजिएगा, इसका धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? आधा रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी चीज को हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए स्रोत की यानी सोर्स की जो वोल्टता में बिना परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक परिपथ युक्ति का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? परिपथ में प्रतिरोध की में परिवर्तन करने की युक्ति बनाई गई है, इसे धारा नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धारा नियंत्रक, यानी करंट कंट्रोलर, करंट रेगुलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में आप अपने कमरे को यूज कीजिए। आप अपने कमरे में देखिए कि पंखा जब चलाते हैं तो पंखा को चलाने के लिए क्या करना होता है? उसमें एक प्रकार का गोल आकार का जो है कंट्रोलर रेगुलेटर लगा रहता है, जो पंखा को हाई स्पीड भी पहुंचा देता है और स्लो भी कर देता है, ठीक है। अब वही जो रेगुलेटर रहता है, यही रेगुलेटर क्या होता है? यही प्रतिरोध के कारण होता है। यानी घरों में पंखों को तेज धीमे करने के लिए रेगुलेटर इसी युक्ति की का रूप होता है। आप समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस का क्या क्या काम होता है। अब देखिए, अब आता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, यानी क्या? प्रतिरोधकता,
क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का प्रतिरोधकता। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, प्रतिरोधकता जो होता है किसी बस धातु के एक समान चालक, एक धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यानी अगर दोनों का कंबाइंड करे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो आप देखेंगे कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/a, यानी इक्वल टू में अगर यूज करें तो R इज इक्वल टू रो L/a। ठीक है, रो L/a। ये रो क्या है आपको मैं रो बताता हूं। ये जो रो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ये जो रो आपको दिख रहा है, ये रो जो है अनुपातिक स्थिरांक है। क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसे चालक के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका गुणधर्म आपको बता देते हैं कि कैसे बनता है, कैसे क्या होता है सो। ठीक है, धातु और मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता अत्यंत क्या होता है, कम होता है। धातु और मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और जब, और ये विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक हैं। अब विद्युत विद्युत रोधी प्रतिरोधा पदार्थों का जो प्रतिरोधकता क्या होता है, अति उच्च होता है। जैसे लकड़ी, कोई अगर मान लिया जाए लकड़ी ले लिया जाए, लकड़ी का पूछेगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कितना होता है, तो अति उच्च होता है। और जो कोई मेटल ले लिया तो मेटल का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार देखिए, आपसे बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, R रो LYA से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, आपने देखा L पर डिपेंड करता है, यानी चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि अगर लंबाई ज़्यादा होने पर प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप तो जानते ही हैं, क्योंकि L ऊपर है, तो L ऊपर रहने से क्या होगा, यानी L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, L कमेगा तो R भी कमेगा। यहाँ देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, यानी ये A का मान जितना ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये जितना कम होगा उतना ही ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सेम है, प्रतिरोध उतना कम होगा। अर्थात मोटे बेलनाकार चालक कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में, टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। यानी आप इंपोर्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर भी इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, आपने क्या क्या किन किन चीजों को देखा, लंबाई को देखा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को देखा, पदार्थ की प्रकृति को देखा और ताप में परिवर्तन को देखा। इन चारों चीजों पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, चालकीय प्रतिरोध डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं आगे कि आगे आपके लिए क्या जरूरी का चीज है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब देखिए, यहां पर आपको नजर आता होगा क्या है, प्रतिरोधकता का पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी क्या जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी पर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए, एक एक करके देखिएगा। फ्रेंड्स सच बताऊं, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ है। आपको लगता होगा कि बहुत टफ चैप्टर है, नहीं, इसको जब आप समझ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सबसे आसान चैप्टर है। बस गौर से समझिए। यदि आप एक बार में नहीं समझे तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपकी पूरी समस्या क्लियर हो जाएगी। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर धातु की, कोई भी मेटल का प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो किसी भी मेटल का जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अतः प्रतिरोध बढ़ जाता है। और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी जो मेटोलॉइड कंडीशंस होता है, मेटोलॉइड जो होता है उसमें भी टेम्परेचर राइज करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, परंतु यह वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम है। ये क्या है, अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन यदि कोई अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, कार्बन हो गया आदि की प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर राइज करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वो घटता है। बाकी मेटल और मेटलॉइड में क्या होता है, बढ़ता है। इस चीज को ध्यान रखना है गौर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी बढ़ते क्रम में एवं चालकता घटते क्रम में होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, मरकरी,
कांच, यही ग्लास, डायमंड और कागज, इन सारे चीज का जो होता है कंडक्टिविटी आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे घटते हुए नजर आएगा, और जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है बढ़ते हुए नजर आएगा। आपको मैं एक एक करके एग्जांपल बताता हूँ, एक ट्रिक्स के माध्यम से आप सम कहेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा है पदार्थ का। आपके पास दे दिया एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और दे दिया विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य दे दिया। ठीक है, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रतिरोधकता पर प्रभाव बनता है, वो आपको मैं चालक है, यानी कोई मेटल कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसका प्रतिरोधकता भी क्या होता है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ ताप बढ़ाने पर यह चालकता क्या होता है, आप ही सोच के देखिए कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आपको कैसे चालकता समझ में आएगा, तो मैं इसका एक तुरंत समझा देता हूं, जिससे आप ये भी समझ में आ जाएगा कि सर कैसे उल्टा होता है। यहाँ देखिए चालकत्व यानी कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टा, रिवर्स, वो चालकत्व बोलते हैं, यानी कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका मात्रक महो होता है, यानी आपने देखा इसका क्या होता है, मात्रक महो होता है, यानी ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। यहाँ देखिए कंडक्टेंस यानी कंडक्ट, अगर मान लिया जाए रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो चालक यानी कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी इसको अगर रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ राइज चल रहा है। टेम्परेचर राइज करने पर क्या होता है, रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और जब ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो आपने यहाँ क्या देखा, कंडक्टेंस कम हो गया, कंडक्टेंस घट गया। अब यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, आपने अभी जस्ट देखा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और विद्युत अपघट्य में जो होता है ये भी घटता है और ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कितना अच्छा से समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जो देख लिया, विद्युत प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ही अधिक होगा। ये तो आपने बहुत आसानी से समझ लिया। नेक्स्ट देखिए इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। क्या होता है ऐसा मात्रक, सीमेंस होता है। ठीक है, ऐसा मात्रक आपने सीमेंस देख लिया और मात्रक इसका महो देख लिया। आगे चलते हैं, चालकता यानी कंडक्टिविटी। चालकता यानी कंडक्टिविटी, एक एक चीज करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बात आती है चालकता के बारे में। चालकता जो है सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता होता है। प्रतिरोध का हो गया चालकत्व, यानी प्रतिरोध का उल्टा किया चालकत्व हो गया। और यहाँ पर जो है चालकता का उल्टा क्या हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस। आप समझ में आ गया होगा। कंडक्टेंस को रेसिस्टेंस से कीजिए और रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी से कीजिए, बस हो गया। यही तो माजरा है, यही समझना है हमको। और मात्रा क्या हो गया यहाँ पर, सीमेंस पर मीटर हो गया। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। बस उल्टा के कॉन्सेप्ट जो आपने इससे पहले समझा था ये यहाँ पे। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन जो जनरली बीपीएससी 64th में पूछा गया था, 64th का पेपर में पूछा गया था कि मानव शरीर के जो विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितना होता है। तो मानव शरीर का जो शुष्क होता है, ड्राई होता है, वो 10⁶ ओम होता है। यानी क्या 10⁶ ओम होता है, मतलब ज्यादा होता है। ड्राई हो मानव शरीर अगर मान लीजिए ड्राई है, सूखा है, तो इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा। जबकि वही यदि मानव बॉडी क्या होगा, नम होगा, यानी वेट होगा, गीला होगा, तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, घट करके 10⁻² ओम हो जाएगा। अब याद रखिएगा 10⁻² ओम होता है जब नमी में रहता है, और 10⁶ ओम होता है जब शुष्क रहता है, ड्राई होता है। इतना अच्छा से आपने समझ लिया एक एक करके। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आता है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार का आपने नाम यदाकदा सुना होगा। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स कि आपने 12 और ग्रेजुएशन आपने साइंस बैकग्राउंड से किया है या नहीं किया है। आप इस तरीके से मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सामान्य भाषा में इसको समझ लेंगे, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ देखिए श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है। देखिए अगर मान लिया जाए कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध एक सिरा दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि सभी प्रतिरोध एक ही धारा में प्रवाहित हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध में सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होंगे। ठीक है, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे समझ में आएगा आपको, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे इस चीज को। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं। ये R1 R2 R3 क्या है, अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग क्या है, प्रतिरोध है। और ये अलग प्रतिरोध का जो एक ही साथ में क्या कर सप्लाई करवा रहे हैं, तो अलग अलग सप्लाई करवाएंगे तो आप जानते हैं V = IR होता है।
V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और यहाँ पर बताइए आर अलग अलग है, आर बराबर क्या होगा, अगर आर अगर समझेंगे तो आर बराबर क्या होगा, V इक्वल टू V बाय आर आई हो गया। यानी कि जो आई आपने दे रहा था ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध के अलग अलग होंगे, और यही इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी के योग के बराबर होंगे। इसी कारण से कहा जाता है कि जो फाइनल जो रिजल्ट जो होगा इसका मतलब प्रतिरोध का, ये क्या होगा, R1 R2 और R3 के योग के बराबर होगा, यानी तीनों का जोड़ होगा। अब समझ में आ गया आपको कितना आसानी से। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम संयोजन। अब देखिए इसको, ये भी आप समझ जाएंगे, कहेंगे कि सर इतना इजी है फिजिक्स, रियल में फिजिक्स बहुत इजी है, बस समझने की भर देरी है। जब तक आप समझ जाते हैं चीज़ों को तो आपको लगता है बहुत इजी है, नहीं समझते हैं तो बहुत भारी है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ सप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके अलग अलग परिपथ क्रिएट कर दिए, पर अलग अलग परिपथ बना लिए, R1 R2 R3 ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी बीच में जा रहा है विभवांतर क्या है, एक ही है। यहाँ का जो वोल्टेज होगा अलग हो, एक ही होगा। इससे पहले आपने देखा था वोल्टेज अलग अलग है, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या है, एक ही है, ठीक है। अब जब इसको कहेगा कि सर बताइए कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका रिजल्टेंट मतलब जो प्रतिरोध का रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब अंतिम परिणाम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका होता है। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम्स में, इसीलिए आप इस दोनों फॉर्मूला को रिमेंबर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पेपर में, नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए घरेलू उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप कहेंगे सर हमारे जो घर में जो कई सारा उपकरण इक्विपमेंट्स को जो ऐड करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, या कई प्रकार का टेलीविजन हो जाता है, कई सारा जो इक्विपमेंट्स आपका होगा वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सभी बल्ब सभी इक्विपमेंट्स को 220 वोल्ट की सप्लाई हो। आप इससे पहले भी देखे हैं कि आप जस्ट अभी क्या देखा आपने, आपने देखा है कि अभी आपने क्या देखा, एक चीज को देखिए गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने देखा कि बीच का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक होता है, समान होता है। इन्हीं चाहते कि सभी इक्विपमेंट्स को समान रूप से विद्युत प्रभाव बना रहे, और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं। दूसरी बात, इसका और एग्जाम्पल है कि यदि मान लिया जाए कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी एक परिपथ में, यदि मान लिया जाए R1 में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट से अगर हुआ तो मान लिया जाए ये बल्ब फ्यूज हो गया मेरा, ठीक है, लेकिन दो बल्ब तो बचा हुआ है ना, ये दोनों बल्ब सही है ना मेरा। इसी कारण से अगर मान लिया जाए अगर आपको सीरीज में लगा रहा था, श्रेणी क्रम में लगा रहा था, तो तीनों का तीनों जितने इक्विपमेंट्स लगा रखा था आपने, क्या हो जाता, आपका फ्यूज हो जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, समानांतर क्रम में एक आपका खराब हुआ, दो आपका बचा हुआ है। इसी कारण से हम लोग घरेलू उपकरण में क्या करते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सजावटी लड़ियों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसीलिए एक भी बल्ब खराब हो जाए, परिपथ टूट जाता है, तो सभी बल्ब बुझ जाते हैं। अब देखिए होंगे आप जब दीपावली के दिनों में जब आप बल्ब यूज करते हैं, खास करके अपने घरों इमारतों पर, तो उसमें देखे होंगे कि क्या होता है, सजावटी लड़ी जो लगाते हैं उसमें एक बल्ब यदि खराब हो गया तो सभी बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है, बंद हो जाता है। यही इसका कारण है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अगर बल्ब खराब हुआ, नेक्स्ट आपका चलता रहता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैसे, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको हिंदी में भी, हिंदी वाले भी समझ लेंगे, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो भी बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत सामर्थ्य। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए यहाँ पे कि किसी परिपथ द्वारा एकांक समय में प्रयुक्त ऊर्जा उस परिपथ का विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब देखिए, यानी स्थानांतरित ऊर्जा की दर, अब आपको समझ में आएगा। विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, वॉट होता है। अब इसको वॉट बोलिए या जूल प्रति सेकंड बोलिए, क्या बोलेंगे, वॉट बोलिए या जूल प्रति सेकंड बोलिए, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप इसको टिक कर ले आएंगे। ठीक है, इसे आप देखिए नेक्स्ट, वॉट में विद्युत सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या बोला था, V इजक्वल टू आई आर, हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था। यहाँ देखिए पावर क्या है, पावर इजक्वल टू वी आई है। क्या है, पावर इजक्वल टू वी आई है, यानी वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर देखा था, नहीं, I इजक्वल टू वी बाई आर। अगर मान लिया जाए अगर पावर
यानी आप इस आई के जगह पे क्या करेंगे, इस मान को पुट कर दीजिए, इस मान को रख दीजिए, तो आपको क्या आ गया, वी गुना वी बाई आर, यानी वी स्क्वायर बाई आर। यानी एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, पी पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अगर मान लिया जाए करंट नहीं भी दिया है एग्जाम में, अगर रेसिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, फिर भी आप इस चीज को निकाल लेंगे। और ये दरअसल है क्या कि ये आपको जब एनालिटिकल, जब बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेसिस्टेंस बढ़ने से पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब जाकर के इन तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यदि देखिए वोल्टेज स्थिर है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग को तैयार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि कम प्रतिरोध यानी कम रेसिस्टेंस वाले विद्युत परिपथ जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, उसका विद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा होगा। यानी मान लिया जाए, सब सोच के देखिए कि जहां पर कम प्रतिरोध कर रहे हैं तो वहां पर जितना सप्लाई करेंगे उतना होगा, इसीलिए वहां पर क्या होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक जो पावर होता है ज्यादा होता है। यही कारण है कि एक समान वोल्टेज पर जलने वाले दो विद्युत बल्बों में कम प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध वाला बल्ब ज्यादा पावर खर्च करेगा और ज्यादा रोशनी उत्पन्न करेगा। अब समझ में आ गया, जहां पर कम प्रतिरोध लगता है वहां पर बल्ब ज्यादा ऊर्जा देती है, रोशनी देती है आपको। आपने ये भी देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आपको मैं एक सिंपल बता देता हूं जिससे आपको आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट ये देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन यानी कॉमर्शियल मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉमर्शियल यानी आपके घरेलू जो उपकरण में यूज होता है विद्युत ऊर्जा, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इन चीजों के बारे में यहां से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देखिए क्या कहता है कि अब यहां पर आपको बता देता हूं कि यदि वाट से 1000 गुना बड़ा मात्रा किलो वाट प्रयोग करते हैं और यह ऊर्जा 1000 जूल प्रति सेकेंड अर्थात 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल प्रति घंटा होता है। अब देखिए यहां पर 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा जो होता है एक प्रकार का शक्ति का क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का क्या है, यूनिट है। ठीक है, यूनिट है। और यही 1 किलो घंटा को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि 1 यूनिट कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1000 किलो वाट होता है, 1000 किलो वाट होता है। ठीक है, अब 1000 किलो वाट, अब ये जूल में पूछेगा तब बोलेंगे 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, अगर मान लिया जाए आपके एग्जाम में अगर बाय द वे अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यदि 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाए गए जाएं तो कितने ऊर्जा खपत होगा मेरा, तो आप जरूर इसको कर लीजिएगा। 10 वाट है तो 10 बराबर आप जानते हैं वाट बराबर किलो वाट, तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 किलो वाट आवर हो गया। यानी 1000 बराबर, इससे पहले आपने देखा 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 किलो वाट आवर हो गया, तो 1 यूनिट हो गया। अब समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव और कई सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे, जिससे कि आपका एक एक करके जो है पार्ट्स क्लियर होगा, आसानी से समझेंगे, ज़्यादा धड़फड़ी करके नहीं समझेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाए। धन्यवाद।